साल 1945। 24 साल के वैज्ञानिक हैरी के डैग्लियान इस मिस्टीरियस मेटल बॉल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि तभी इस बॉल से अचानक चमकदार मिस्टीरियस ब्लू लाइट चारों ओर निकलने लगी। जैसे ही हैरी पर यह ब्लू लाइट पड़ी, वो समझ गए कि अब उनकी जिंदगी का अंत नजदीक है। और ऐसा हुआ भी क्योंकि इस ब्लू लाइट के संपर्क में आने के केवल 25 दिनों के बाद ही उन्होंने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। और केवल हैरी ही नहीं, बल्कि टाइम टू टाइम जिस भी इंसान ने इस चमकदार मिस्टीरियस बॉल के रहस्य को सॉल्व करने की कोशिश की, उन सबको इससे निकली ब्लू लाइट के संपर्क में आने से जान से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह टाइम टू टाइम इस मेटल बॉल से निकलने वाली मिस्टीरियस लाइट ने कई वैज्ञानिकों की जान ले ली। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि एक्चुअल में इस मिस्टीरियस बॉल को कई लाखों लोगों की जान लेने के लिए बनाया गया था। ये था डीमन कोर ऑफ अमेरिका, एक ऐसा मिस्टीरियस गोला जिसका ओरिजिन सबसे भयंकर मानव इतिहास से जुड़ा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम इसी डीमन कोर के रहस्य को जानने वाले हैं कि आखिर इससे निकलने वाली मिस्टीरियस ब्लू लाइट थी क्या, और आखिर कैसे इस छोटी सी बॉल में कई शहरों को तबाह करने की ताकत समाई हुई थी। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1945। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, पर अभी भी दुनिया के अलग अलग देशों में कई तरह के सीक्रेट हथियारों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा था। और एक ऐसी ही जगह थी न्यू मैक्सिको में मौजूद लॉस एलामोस नेशनल लैब, अमेरिका का एक सीक्रेट टाइट सिक्योरिटी जोन, जहां अमेरिका भी अपने कई घातक हथियारों के डेवलपमेंट पर काम कर रहा था। इसी लैब में काम करते थे हैरी के डैग्लियान, एक 24 साल के होनहार वैज्ञानिक जो अमेरिकी सरकार के कहने पर एक मिस्टीरियस मेटल बॉल पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये 8.9 सेंटीमीटर डायमीटर वाली धातु की गेंद उनकी जान ले लेगी। 21 अगस्त 1945 हैरी डीमन कोर पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल था। उन्हें इस गेंद को टंगस्टन कार्बाइड की ईंटों से चारों ओर से घेरना था ताकि वे इस गोले से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मेजर कर सके। 21 अगस्त के दिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई बार परफॉर्म किया था और अब रात हो चुकी थी, लगभग सभी लोग घर जा चुके थे। पर हैरी की क्यूरियोसिटी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने एक आखिरी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का सोचा, जो एक्सपेरिमेंट उनकी जिंदगी का आखिरी एक्सपेरिमेंट बन गया। क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट के लिए डीमन कोर के चारों ओर टंगस्टन कार्बाइड की ब्रिक्स रख रहे थे ना, तभी उनमें से एक ईंट उनके हाथों से छूट गई, जो जाकर सीधा इस डीमन कोर पर लगी। इसके तुरंत बाद डीमन कोर से अचानक ब्लू लाइट चारों ओर निकलने लगी, जो लाइट इतनी ब्राइट थी कि उसके सामने कुछ भी देखना मुश्किल था। हैरी ये समझ गए थे कि ये लाइट क्या है और इसके इफेक्ट में आने का मतलब अब उनकी जिंदगी का अंत है। फिर भी उन्होंने जल्दी से उस टंगस्टन कार्बाइड की ब्रिक्स को डीमन कोर से दूर किया और चुपचाप अपने घर आ गए। पर हैरी के शरीर से निकली मिस्टीरियस ब्लू लाइट का असर अब उन पर दिखने लगा था। घटना के 1 से 2 दिन बाद ही उनके अंग एक एक करके काम करना बंद कर रहे थे। उनका शरीर सूजने लगा, चमड़ी में जलन, बुखार और लगातार दर्द के साथ वो धीरे धीरे मौत के करीब जाते रहे। और फाइनली इस घटना के 25 दिन बाद 15 सितंबर 1945 को वैज्ञानिक हैरी के डैग्लियान की जान चली गई। पर आखिर इस डीमन कोर से निकली मिस्टीरियस ब्लू लाइट क्या थी और इसके कॉन्ट्रैक्ट में आने से हैरी के डैग्लियान की जान गई कैसे? इसे जानने से पहले हम डीमन कोर से जुड़ी एक और घटना के बारे में जानेंगे। तो देखो, हैरी के डैग्लियान के जान जाने के कुछ ही महीनों बाद ही 21 मई 1946 को इसी घातक धातु ने एक और वैज्ञानिक की जान ले ली। ये घटना भी लॉस एलामोस में ही हुई थी और इस बार शिकार बने लुइस स्लॉटिन। तो देखो, लुइस ना डीमन कोर पर हुए शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में हैरी के टीम का हिस्सा थे, यानी हैरी के बाद लुइस ही डीमन कोर को अच्छे से जानते थे। इसलिए हैरी के बाद उन्हें ही डीमन कोर पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट में लीड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लुइस एक्सपेरिमेंट के लिए एक नया तरीका चुनते हैं। उन्होंने डीमन कोर से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स की मेजरमेंट और रिफ्लेक्शन के लिए 2 बेरिलियम के हाफ स्फीयर्स तैयार किए। एक हिस्सा कोर पर रखा जाता था और दूसरा हिस्सा धीरे धीरे उसके ऊपर लाया जाता था। इस प्रोसेस में कोर से निकलने वाले पार्टिकल्स की मात्रा बढ़ने लगती थी। लुइस को यह देखने की जरूरत थी कि कितनी दूरी पर यह कोर मैक्सिमम पार्टिकल्स छोड़ता है।
अब 35 साल के लुइस काफी अनुभवी वैज्ञानिक थे। उन्होंने काफी समय तक डीमन कोर पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। अब उन्हें इस पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हुए इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो घर के सिंपल जीन्स शर्ट में ही केवल एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से स्फीयर को मूव कर लेते थे। पर एक दिन उनका यही कॉन्फिडेंस उनकी और उनके कलीग्स की जान का दुश्मन बन गया। वैसे जरा सोचिए कि अगर उस समय के वैज्ञानिकों के पास आज की बायो इंजीनियरिंग और बायो साइंस की नॉलेज होती तो शायद ये ट्रेजेडी टाली जा सकती थी। आज का जमाना बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग का है। ये सिर्फ कुछ थियरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इनका कनेक्शन हमारी हेल्थ, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के हर एस्पेक्ट के साथ है। अब जरा सोच कर देखो कि आज के समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर वैक्सीन डेवलपमेंट तक, क्लाइमेट चेंज से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक, हर एरिया में बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग का रोल कितना बड़ा हो गया है। ये वो फील्ड्स है जो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को शेप कर रही है। आज हर दूसरा स्टूडेंट्स इन्हीं सब्जेक्ट्स में डिग्री ले रहा है, लेकिन जब इंडस्ट्री में काम करने का मौका आता है तब ये पता चलता है कि वो रियल वर्ल्ड के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि डिग्री का होना और रियल स्किल्स का होना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। जो स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग एक प्रोफेशनल बायो इंजीनियर को आज के हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल चैलेंजेस से इफेक्टिवली डील करने के लिए चाहिए, क्या हमारे कॉलेजेस वो सब दे पा रहे हैं? और बस इसी कमी के चलते कई स्टूडेंट्स सिर्फ एक पेपर डिग्री लेकर रह जाते हैं, लेकिन नॉलेज और कॉन्फिडेंस के बिना। और इसी गैप को फिल करने का काम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि LPU ने अपने कंधों पर उठाया है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेडी स्किल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आज के जॉब्स में एक्चुअल में काम आते हैं। अब इमेजिन करके देखो कि आप एक ऐसे कोर्स में हो जहाँ आपको जेनेटिक रिसर्च के कटिंग एज टेक्निक्स सिखाई जाती है, या फिर बायो इंजीनियरिंग की उन्हीं प्रैक्टिसेस पर काम कराया जाता है जो हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज हो रही है। ये वो एक्सपोजर है जो हर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। अगर तुम बायो इंजीनियरिंग या बायो साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये कोर्स यहाँ पे बेस्ट है। समझो कि तुम ऐसे फील्ड में हो जहाँ Amazon, एक्सेंचर, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज तुम्हें रिक्रूट करने के लिए वेट कर रही है। LPU में सिर्फ प्लेसमेंट नहीं मिलता, यहाँ पर एक स्टूडेंट को उन स्किल्स के साथ तैयार किया जाता है जो इन कंपनीज के एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल फिट बैठे। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। LPU का नाम आज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भी टॉप पर है। ईयर 2025 में LPU दुनिया भर में 9th रैंक पर आई है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी का स्टेटस है जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और रिसर्च पर फोकस करती है। नेशनल और इंटरनेशनल टाई अप्स भी है जो तुम्हें फॉरेन यूनिवर्सिटीज और कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन का मौका देता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो तुम्हें ग्लोबल स्केल पर एक्सपोजर देती है। जरा सोच कर देखो कि करियर के शुरुआत में ही इंटरनेशनल कनेक्शंस मिलने का क्या लेवल का इंपैक्ट हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब हमें किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि अपने ही देश की यूनिवर्सिटी में मिलता है ना? काफी प्राउड की बात। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जहां से आप इनके कोर्स को जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड एक बेहतर फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हो। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। 21 मई 1946 लुइस अपने कलीग्स के साथ डीमन कोर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में स्क्रू ड्राइवर लेकर इन दो हिस्सों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर रहे थे, पर अचानक स्क्रू ड्राइवर उनके हाथ से फिसल जाता है और दोनों हिस्से एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि एक बार फिर से उस नीली रोशनी का विस्फोट होता है। गर्मी की एक लहर ने पूरे कमरे को भर दिया। अब स्लोटिन ने तुरंत ही दोनों हिस्सों को अलग कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बार लुइस और उनके आसपास मौजूद सभी लोगों ने इस खतरनाक लाइट का सामना किया था। घटना के कुछ समय बाद लुइस ने रूम में मौजूद हर इंसान की स्थिति को मार्क किया ताकि वो समझ सके कि किस इंसान ने कितनी मात्रा में इस जानलेवा ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब किया है। ये लुइस का आखिरी काम था। घटना के कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अंततः केवल 9 दिनों में ही लुइस स्लोटिन की भी जान चली गई। और टाइम बीतने के बाद एक एक करके उस रूम में मौजूद हर उस इंसान की जान चली गई जिसने उस समय डीमन कोर से निकली ब्लू लाइट को देखा था। इन शॉर्ट कहूं तो कोई भी इंसान डीमन कोर से निकली ब्लू लाइट को देखने के बाद ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सका। पर आखिर डीमन कोर की ब्लू लाइट का रहस्य क्या है और अमेरिका के पास ये मिस्टीरियस एंड पावरफुल चीज आई कहां से थी? वेल, इस मिस्टीरियस डीमन कोर की कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। तो देखो, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी को अमेरिका, यूरोप और USSR मिलकर घुटनों पर लेकर आ चुके थे, पर अभी भी जापान एक के बाद एक दूसरे देशों पर हमला और उनकी जमीनों पर कब्जा करता जा रहा था।
इसी दौरान अमेरिकी वैज्ञानिक इस जंग को खत्म करने के लिए एक ऐसे हथियार को बना रहे थे जो सालों से चली आ रही इस जंग को, भविष्य में होने वाली किसी भी जंग को मिनट में खत्म करने की ताकत रखता था। अमेरिका के इस घातक हथियार बनाने के प्रोग्राम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। और अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि इस मिशन का एम वर्ल्ड का पहला परमाणु बम बनाना था। 16 जुलाई 1945 इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट के बाद अब अमेरिका के पास बहुत ताकत थी, जिसके जरिए वो बिना किसी आर्मी या हथियारों के केवल कुछ परमाणु हथियारों के जरिए ही बड़े से बड़े देश को घुटनों पर ला सकता था। और उसका सबसे पहला शिकार बना जापान। तो जब जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, तब अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए जापान के टोटल 3 शहरों पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई। जिन 3 शहरों के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ऐसे 3 परमाणु कोर बनाए थे। अब इनमें से 2 का प्रयोग अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने में किया। लेकिन जैसे ही इन परमाणु बमों का विस्फोट हुआ, जापान में तबाही का मंजर फैल गया। शहर के शहर जलकर खाक हो गए। चारों ओर तबाही, मलबे, टूटे हुए घर और शरीर बिखरे पड़े थे। अमेरिका द्वारा की गई इस तबाही के बाद ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को इस तीसरे बम को प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर इसके बाद इस तीसरे बम से इसका दिल कहे जाने वाले प्लूटोनियम कोर को बाहर निकाला गया। और वैज्ञानिकों को यकीन था कि अगर वो इस प्लूटोनियम कोर में न्यूट्रॉन एमिशन एंड रिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सके तो इससे वो और भी ज्यादा पावरफुल परमाणु हथियारों का डेवलपमेंट कर पाएंगे। और ये स्टडी फ्यूचर की एनर्जी नीड्स को भी परमाणु एनर्जी से फुलफिल करने में मदद करेगी। पर यहाँ चैलेंज यही था कि कोर में मौजूद बेशुमार परमाणु एनर्जी को कंट्रोल करना और उस पर एक्सपेरिमेंट करना काफी ज्यादा खतरनाक था। और एक्सपेरिमेंट के दौरान एक गलती से कोर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इतना रेडिएशन निकाल सकता था कि वो इसके आसपास मौजूद इंसानी शरीर को भी एटॉमिक लेवल पर डैमेज कर देगा, जिससे रिकवर कर पाना इम्पॉसिबल होगा, यानी जान जाना तय है। लेकिन इन खतरों के बावजूद इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए, जिन एक्सपेरिमेंट के दौरान निकली ब्लू लाइट ने ही इन भयानक घटनाओं को जन्म दिया। पर आखिर इस डीमन कोर से निकली ब्लू लाइट के संपर्क में आने पर इंसान की जान जाना तय क्यों है? वेल देखो, डीमन कोर में मौजूद प्लूटोनियम 239 एक बेहद ही घातक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका हाई डेंसिटी कंसंट्रेशन इस कोर में अनइमेजिनेबल लेवल्स पर परमाणु ऊर्जा भर देता है। जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये न्यूट्रॉन का लगातार एमिशन करता है, जो आसपास के परमाणुओं को इफेक्ट करता है और एक चेन रिएक्शन को शुरू करता है, यानी कि एक रियल परमाणु बम धमाका। इन शॉर्ट कहा जाए तो इस 8 से 10 सेंटीमीटर वाले डीमन कोर में इतनी ऊर्जा थी कि ये एक बड़े शहर को तबाह कर सकता था। इसका वजन केवल 6 किलोग्राम का था, लेकिन ये लगभग 1000 टन TNT के बराबर तबाही मचा सकती थी। तो चलिए अब जानते हैं डीमन कोर से निकली उस नीली रोशनी का राज। तो देखो, ब्लू लाइट की मिस्ट्री पर आए तो इसके पीछे का रीजन है श्रेंकोव रेडिएशन। तो देखो, अब होता क्या है कि जब डीमन कोर जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं कि अब हम बाहर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्पीड से निकलते हैं कि अपने आसपास के मीडियम जैसे कि एयर या वाटर में लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर जाते हैं। अब जैसे साउंड में सोनिक बूम होता है ना, वैसे ही एक लाइट बूम भी होता है, क्योंकि जब डीमन कोर से निकले ये हाई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट लाइट स्पीड के साथ इन्वायरमेंट में ट्रैवल करते हैं तो इससे लाइट का शॉक वेव क्रिएट होता है, जो शॉक वेव चमकते हुए नीली लाइट के रूप में हमें अपने आसपास तैरती हुई दिखती है। पर अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आखिर ब्लू लाइट ही क्यों, तो यहाँ पर इसका सिंपल फिजिक्स है कि क्योंकि ब्लू कलर अल्ट्रावायलेट रेंज में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वेवलेंथ भी बहुत शॉर्ट होती है। वैसे ये शॉक वेव्स कितनी खूबसूरत है ना, लेकिन इन खूबसूरत वेव में कितनी एनर्जी छुपी है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस तरह की एक ब्लू लाइट की शॉक वेव आपके टिश्यूज में मौजूद एटॉमिक स्ट्रक्चर को तोड़ सकती है और आपके डीएनए को मॉलिक्यूलर लेवल पर इतनी बुरी तरह से डैमेज कर सकती है कि इसके बाद आपके शरीर का रिपेयर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, यानी कि जान जाना तय है। यही हुआ था साल 1945 में। हैरी डैग्लियर ने जब पहली बार न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर ब्लॉक्स को प्लूटोनियम कोर के आसपास रखा तो एक गलती के चलते ये कोर क्रिटिकल हो गया
एक तेज ब्लू लाइट चमकी जो कि यही श्रेंकोव रेडिएशन थी। उन्होंने तुरंत ब्लॉक हटा दिया, लेकिन तब तक उनका शरीर श्रेंकोव रेडिएशन के चलते मॉलिक्यूलर लेवल पर डैमेज हो चुका था। साल 1946 में लुइस स्लॉटिन के साथ भी यही हुआ था। जब स्क्रूड्राइवर स्लिप हुआ तब रिफ्लेक्टर डोम प्लूटोनियम कोर के करीब पहुंच गया और एक और नीली रोशनी चमकी। स्टॉलिन ने तुरंत कोर को अलग किया, लेकिन इस रेडिएशन से उनकी मौत सुनिश्चित हो चुकी थी। अब डीमन कोर से निकले श्रेंकोव रेडिएशन से टाइम टू टाइम दुनिया में कई घातक इंसिडेंट रिपोर्ट की गई, जिसके बाद अमेरिका सहित कई मेजर कंट्रीज में क्रिटिकल असेंबली एक्सपेरिमेंट्स यानी कि टिकलिंग द ड्रैगन्स टेल एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। डीमन कोर के खतरों को देखते हुए अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो इसे परमाणु परीक्षण के दौरान खत्म कर देंगे, पर एंड टाइम पर इस आइडिया को ड्रॉप करके डीमन कोर को पिघलाकर अमेरिकी परमाणु स्टॉक पाइल में शामिल कर लिया गया, ताकि भविष्य में इसके प्लूटोनियम को नए परमाणु हथियार या फिर परमाणु एनर्जी के लिए प्रयोग में लाया जा सके। अब जरा इमेजिन करके देखो कि छोटी सी बॉल जैसे दिखने वाली डीमन कोर में कितनी ज्यादा एनर्जी थी कि केवल अपने अंदर से निकलने वाली लाइट के जरिए ही ये इतनी तबाही मचा सकता था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को इस तीसरे बॉल पर कभी एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहिए था? अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज शायद वो लोग जिंदा रहते। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर पुनर्जन्म कैसे साइंस के नजरिए से बिल्कुल सही साबित हो सकता है। आखिर कैसे क्वांटम फिजिक्स की दुनिया रीइंकार्नेशन को सपोर्ट करती है। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।